हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है ट्रांसफार्मर। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि को हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये कैसा होता है, एक विद्युत उपकरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण या युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देनी होगी। तो आइए यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वह विद्युत उपकरण या युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको ट्रांसफार्मर के बारे में परिभाषा लिख लेनी होगी। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहा है। अब हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। संरचना के आधार पर प्यारे बच्चों जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी कार्यविधि के आधार पर देखा जाए तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर प्यारे बच्चों दो टाइप का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, तो फिर बच्चों जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर
ठीक है, पहला जो ट्रांसफार्मर है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा जो होता है फिर बच्चों वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? दो तरह के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है कि ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन करता है। यानी जो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, दो तरह की कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। अगर हमें निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता से उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान प्राप्त करना है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होगी तांबे के तार की, उससे कम रखना होगा, और द्वितीय कुंडली में तांबे के तार की जो फेरों की संख्या होती है उसे अधिक रखना होगा। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। तो ये हमारा प्राथमिक कुंडली, इसके तांबे के तार की जो फेरों की संख्या है क्या करेंगे, अधिक रखेंगे किसमें, द्वितीय कुंडली के तांबे के तार के फेरों की संख्या को। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि ये मान लेते हैं कि हमारी प्राथमिक कुंडली है जिसको P से दर्शा दे रहे हैं, ये द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको S से दर्शा रहे हैं। ये हमारा नर्म लोहे की लौह क्रोड है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो फेरों की संख्या कम है, इसमें ज्यादा है। तो ये हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, जो कि निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है कि अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर हमें अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता से निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करनी होती है तो हमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को अधिक रखना होता है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें हमें क्या करना है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्राथमिक कुंडली, इसमें इसके फेरों की संख्या हमने ज्यादा रखा और ये लौह क्रोड हो जाएगा नर्म लोहे की, और ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो गई। तो ये हमारा द्वितीय कुंडली, इसको नाम दे देते प्राथमिक कुंडली P, इसको S। ठीक है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इतनी चीजें समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग रहेगी ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आ रही? यानी कि जो ट्रांसफार्मर है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब अन्योन्य प्रेरण होता क्या, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अन्योन्य प्रेरण होता है इसमें दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, इस तरह से कुंडलियां बनी होती हैं। ठीक है, दोनों कुंडलियां एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे के आसपास में रखी जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि इस कुंडली में चाहे प्राथमिक कुंडली, ये मानते हैं कि प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली है।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें अन्योन्य प्रेरण की वजह से जो द्वितीयक कुंडली होती है इसमें क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो जो द्वितीय कुंडली होती है इसमें धारा परिवर्तन के कारण क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रही, एक बार फिर से समझिए। अन्योन्य प्रेरण में एक प्यारे बच्चों क्या होता है कि दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इन दोनों कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए कि हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसमें धारा परिवर्तन होने के कारण जो द्वितीय कुंडली, इस द्वितीय कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रही। तो लेकिन हमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ना है, तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में हम लोग केवल यही लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। बाकी जो आपको अगर देखना होगा कि अन्योन्य प्रेरण कहते किसे, इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो सूत्र है, जो डेरिवेशन क्या है, तो मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है, लिंक आपको दे दूंगा, उसको वहां से देख लेना। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब हम लोग प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे इसकी रचना। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रचना। ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों रचना समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र इसका बनाएंगे ट्रांसफार्मर का। ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नर्म लोहे की पटलित क्रोड लेते हैं, उनको एक के ऊपर एक रख करके बनाते हैं। और जो दो पत्तियां होती हैं, जब पहली पत्ती मान लीजिए रख लिया गया, तो इसके ऊपर एक वार्निश का लेप लगा करके उसके ऊपर दूसरी पत्ती रख देते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है प्यारे बच्चों, लौह क्रोड बनाया जाता है ताकि जो ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा उत्पन्न हो रही है वो कम हो, और जो विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास है वो भी कम हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, नर्म लोहे की पटलित क्रोड बनाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, तांबे की दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो नर्म लोहे की पटलित क्रोड है उसके अलग अलग भागों में उनको जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही। तो आइए यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे चित्र बनाया जाता है वैसे वैसे आप बनाना। ठीक है, चित्र बनाना तो बकायदा बढ़िया से बनाना, ताकि इससे आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया हो सके। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब इसमें यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं कुछ इस तरह से, नर्म लोहे की पटलित क्रोड। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ताकि हर एक चीजें हमें स्पष्ट पता चले। ठीक है, यहाँ पर नर्म लोहे की पतलित क्रोड दर्शा देंगे।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा नर्म लोहे की पटलित क्रोड बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके इस साइड और इस साइड दो कुंडलियां लगा देंगे, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण में भी क्या होती है, दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक होती है। तो यहाँ पर भी दो कुंडलियां लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला, तो इसमें प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, फेरों की संख्या अधिक रखते हैं। ठीक है, तो फेरों की संख्या हम क्या करेंगे, अधिक रखेंगे, तो दूसरी साइड क्या करेंगे, कम रखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये आप यहां से ऐसे करके लगा देंगे। यहाँ पर क्या किया जाएगा, लोड प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारी क्या होती है, प्राथमिक कुंडली होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी, द्वितीयक कुंडली होती है, हो जाएगा। यहाँ पर नाम लिख देंगे द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता को निवेशित करते हैं, वह कुंडली हमारी क्या होती है, प्राथमिक कुंडली होती है। जहां से निर्गत होती है प्यारे बच्चों, यानी कि जहां से बाहर निकलती है, वह कुंडली हमारी क्या कहलाती है, द्वितीय कुंडली कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली होगी, जहां पर हम क्या करें, एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता को निवेशित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में द्वितीय कुंडली से निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त होगी। तो इसलिए हम प्राथमिक कुंडली को यहाँ पर P से दर्शा दे रहे हैं और द्वितीय कुंडली को S से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज आप चित्र समझ गए। अब रचना कैसे लिखनी है वो आपको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और एक एक करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको चित्र को बना लो। तो बच्चों अब हम लोग इसकी रचना को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर रचना लिख दिया है, एक एक करके हम लोग चित्र के अनुसार हर एक चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया आयताकार पटलित क्रोड होता है। यानी कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि ये नर्म लोहे की पत्तियां हैं, जिसको क्या किया जा रहा है, एक के ऊपर एक रख करके आयताकार पटलित क्रोड बनाया गया है। ठीक है, फिर इसमें कहा जा रहा है कि पत्तियां एक दूसरे से पृथक रखी जाती हैं, यानी कि ये जो पत्तियां हैं एक दूसरे से अलग रखी जाती हैं। यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे मान लो कि ये पहली पत्ती है, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, वार्निश का लेप लगा करके फिर इसके बाद दूसरी पत्ती चिपका दिया जाता है, ताकि ये पत्तियां एक दूसरे के संपर्क में न आए। तो ये जब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे से पृथक होती हैं। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि पत्तियां एक दूसरे से पृथक रखी जाती हैं, जिससे क्रोड में भंवर धारा कम उत्पन्न हो सके। यानी कि पत्तियों को अलग क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा उत्पन्न होती है वो कम उत्पन्न हो। ठीक है, और जो विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो भी कम मात्रा में हो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा क्रोड से अलग होती हैं। यानी कि ये दोनों कुंडलियां जो है, ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, ये क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। और किससे अलग होती है, क्रोड से भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। यानी कि जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित करते हैं वह कुंडली को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टता बाहर निर्गत होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं ये हमारी प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली है, और ये क्रोड से क्या हो रही है, पृथक रखी गई है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित करते हैं और द्वितीय कुंडली से हमें क्या होती है, निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। तो इसी को कहा जा रहा है कि जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, और जिससे निर्गत होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है,
तो ये आप रचना को लिख लो। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को जानेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। नोट कर लिया फिर बच्चों, अब हम लोग कार्यविधि को जानेंगे। तो ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो यहाँ पर फिर बच्चों हम लोग हेडिंग लगाएंगे कार्यविधि। कार्यविधि यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो कार्य किस तरह से करता है। ठीक है, तो फिर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके सूत्र का निगमन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से या सिद्धांत के अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है कि E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है। तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, और फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है, ये लिख फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार नोट कर लेंगे। फिर द्वितीय कुंडली से कितना निर्गत हो रहा है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, आगे डेरिवेशन को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसी के अनुसार निकाल लेंगे। तो ये प्राथमिक कुंडली के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पे ईपी लिख देंगे, और जो ये फेरों की संख्या है इसको एनपी लिख देंगे। ये हो जाएगा ईपी बराबर माइनस एनपी क्वेश्चन में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये हो जाएगा द्वितीय कुंडली के लिए निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एस लिख देंगे। ठीक है, ई का मतलब होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, एस का मतलब होता है किसके लिए, द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ई एस बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा एन एस यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तो माइनस एन एस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनका क्या करिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईपी बट्टा ई एस बराबर माइनस एनपी क्वेश्चन में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पूरे का बट्टा माइनस एन एस क्वेश्चन में डेल्टा फाई बट्टा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, डेल्टा फाई बट्टा डेल्टा टी इससे कट जाएगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पर ईपी बट्टा ई एस बराबर एनपी बट्टा एन एस। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा एक फार्मूला, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये ईपी और ईएस क्या हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जो कि ये भी किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा, तो यानी कि वी के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि चूंकि जो ईपी है वो किसके बराबर हो, वीपी के बराबर हो, और जो ईएस है वो किसके बराबर हो, वीएस के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह पे ईपी की जगह पे लिख देते हैं वीपी, और ई एस की जगह पे वी एस बराबर ये हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस। तो एक फार्मूला ये भी हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों लगाएंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आदर्श, कंडीशन लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। फिर बच्चे जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए क्या होता है, जो निवेशित शक्ति और जो निर्गत शक्ति होती है दोनों का मान सेम होता है। ठीक है, तभी ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्गत शक्ति बराबर निवेशित शक्ति। ठीक है, शक्ति के लिए प्यारे बच्चों हमें फार्मूला पता है, P बराबर V इंटू आई वी होता है ना, तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो निर्गत शक्ति के लिए कहाँ से निर्गत होती है, द्वितीय कुंडली के लिए, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं VS गुणे IS, यानी कि V का मतलब जो विभव है वो द्वितीय कुंडली का, और जो धारा प्रवाहित हो रही है वो द्वितीय कुंडली का, तो इसलिए IS यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिख देंगे VP यानी निवेशित शक्ति VP गुणे IP। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इस VS का भाग इस VP में करा देते हैं, और IS में क्या करते हैं, IP का भाग करा देते हैं। ये हो जाएगा VP बटा VS बराबर IS अपॉन IP। एक फार्मूला ये हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप एक काम करिए कि यहां से इतना स्क्रीनशॉट लो, अब इसके बाद हम लोग आगे डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा है तो इतना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया, चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण जो आपका 3, 4, 5 जो प्राप्त हुआ था उनसे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3, 4 व 5 से। तो देखो समीकरण 3, 4 और 5 में क्या था कि जो यहाँ पर ES अपॉन EP है, फिर बच्चों यहाँ पर EP अपॉन ES जो था ये किसके बराबर है, NP अपॉन NS के बराबर है। ठीक है, अब जो NS अपॉन NP है, जो NP अपॉन NS है वो किसके बराबर है, VP अपॉन VS के है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका VP बट्टा VS। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों समीकरण 5 में देखो जो VP अपॉन VS वो किसके बराबर, IS अपॉन IP के है। तो यहाँ पर लिख देंगे IS बट्टा IP। ठीक है, और इसको एक बराबर करके स्मॉल r लिख देते हैं। तो ये जो स्मॉल r होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां स्मॉल r बराबर ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात। ठीक है, बात समझ में आ रही। प्यारे बच्चों सब कुछ फार्मूले में क्या होगा, EP अपॉन ES होगा, NP अपॉन NS होगा, VP अपॉन VS होगा, यानी कि पहले प्राथमिक कुंडली का फिर उसके बाद बट्टे द्वितीय कुंडली का होगा। लेकिन धारा की कंडीशन में पहले क्या होगा, द्वितीय कुंडली का होगा फिर बट्टे
प्राथमिक कुंडली की धारा का अनुपात होगा। ठीक है, फिर बराबर करके इन सबके बराबर क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, जिसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब एक और फार्मूला प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए फार्मूला न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चे ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति। ठीक है, इसकी दक्षता यानी इफिशियंसी प्यारे बच्चों हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। अगर प्रतिशत में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आज की हमारी जो मुख्य टॉपिक थी कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।